पंचतंत्र की कहानियों में आपका स्वागत है। आगरा शहर अपने ताजमहल की खूबसूरती को लेकर बहुत ही प्रसिद्ध था। उसकी खूबसूरती को देखने दूर दूर से लोग आया करते थे। ताजमहल के पास वाली बस्ती में मनोज नाम का एक लड़का रहता था जो कि बड़ा ही कामचोर था। उसके माता पिता उससे बड़े परेशान थे। एक रोज अपने माता पिता के ताने सुनकर वो घर से गुस्से में निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बेटा, मुझे इस पेड़ के नीचे ध्यान लगाना है। तुम जरा यहाँ से हट जाओ और क्यों यूं आलस में बैठे हो कि राम का नाम तक भी नहीं लिया जाता। घर वाले कम थे जो अब तुम भी ताने दे रहे हो और मुझे आलसी कहते हो। खुद क्या काम करते हो? सारा दिन बस ध्यान में डूबे रहते हो। अच्छा, तो ये बात है। बेटा, तुम अगर मुझे यहाँ ध्यान लगाने दोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, लेकिन उसकी शर्त ये है कि तुम्हें उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है। मुझे मंजूर है बाबा, दो मुझे वरदान अब दो। ठीक है, तो जो वरदान तुम्हें दूंगा उसके लिए तुम्हें एक मंत्र कहना है। ओम झटपट गायब हो जा स्वाहा, ओम झटपट प्रकट हो जा स्वाहा। इसके बाद चुटकी बजाते ही तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। मनोज खुशी खुशी वहाँ से वो मंत्र याद करके चला जाता है। उसे रास्ते में एक औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में मिठाई के डिब्बे होते हैं। इस पे उस मंत्र का उपयोग करता हूँ। ओम झटपट गायब हो जा स्वाहा। अरे अरे, ये मिठाई कहाँ गई? मनोज कुछ आगे जाता है और फिर से वही मंत्र बोलता है। ओम झटपट प्रकट हो जा स्वाहा। तभी वो मिठाई उसके सामने प्रकट हो जाती है। वो उस डब्बे को लेकर घर आता है। अरे वाह, मेरे लाल की नौकरी लग गई क्या जो मिठाई लेकर आया है? हाँ माँ, ऐसा ही कुछ समझो। नौकरी या लॉटरी, अब तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। मनोज बहुत खुश था। अगले दिन वो बाजार गया जहाँ एक औरत गहने पहने हुए जा रही थी। मनोज ने मंत्र पढ़ते ही उसके सारे गहने चुरा लिए। हे भगवान, मेरे गहने! फिर मनोज जंगल में जाकर उन गहनों को प्रकट कर लेता है और उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे लेकर घर लौटता है। उसके हाथ में इतने पैसे देख उसके माता पिता हैरान थे। उन्हें अब मनोज पर शक होने लगा। कहीं तू कोई चोरी डकैती करके तो ये पैसे नहीं कमा रहा? मैं जानता था आप खुद साल भर मेहनत करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाते, इसीलिए मुझ पर शक हो रहा है आपको। निकल जा तू मेरे घर से। हमें नहीं चाहिए तेरी ये हराम की कमाई। तो मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर। गुस्से में मनोज गांव के जमींदार के पास जाता है और उससे अपने लिए नया घर खरीदने की बात कहता है। वो उसे इसके बदले काफी सारे पैसे भी देता है। तुम्हारे पास इतने पैसे? वैसे तुमने सुना आजकल आगरा में चोरी की वारदात काफी होने लगी है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये पैसे कमाए हैं मैंने अपनी मेहनत से। अच्छा, चलो मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। अब मनोज अपने मंत्र से चोरी करता और आराम से अपने बड़े घर में रहता। लेकिन अब वो ये छोटी छोटी चोरियां करके थक चुका था। अब वो कुछ बड़ी चीज पर हाथ साफ करना चाहता था। लेकिन आगरा में सबसे कीमती क्या है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। इसी का जवाब ढूंढने वो जमींदार के पास पहुंचा। अब आगरा की सबसे कीमती और मूल्यवान चीज तो ताजमहल ही है, जो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी फेमस है। अरे वाह, ये विचार मुझे क्यों नहीं आया है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मनोज ताजमहल की ओर निकल पड़ा। जमींदार को अब उस पर शक होने लगा और वो उसका पीछा करने लगा। मनोज ने ताजमहल में पहुंचते ही वहां मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और देखते ही देखते वो ताजमहल गायब हो गया। ये नजारा देख जमींदार के साथ बाकी सभी लोग भी हैरान थे। ये कैसे हुआ? इसने वो मंत्र पढ़ा और चुटकी बजाते ही वो ताजमहल गायब। अब ये ताजमहल पूरा का पूरा मेरा है, लेकिन इसे खरीदेगा कौन? और ढेर सारे पैसे आखिर कैसे कमाए जाएं? मनोज वहां से चला जाता है और जमींदार सीधा कलेक्टर ऑफिस पहुंचता है। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ताजमहल की चोरी हो चुकी है और वो मनोज ने की है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों जितनी भी चोरियां आगरा में हो रही हैं, वो सब मनोज ही कर रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? यह सच कह रहे हैं सर, ताजमहल अपनी जगह से गायब है। ताजमहल चोरी करने के बाद वो उसे बेचने मेरे पास जरूर आएगा साहब, हमें उस पर नजर रखनी होगी। शाम को मनोज जमींदार के पास आया। जमींदार साहब,
मुझे एक हवेली बेचनी है जो दिखने में बिल्कुल ताजमहल जैसी बनी है। बोलो खरीदोगे? ठीक है, लेकिन वो है कहाँ? जंगल के पास ही है। आप कल सुबह 10 बजे उस जगह पहुंच जाना। अगले दिन जमींदार सुबह जल्दी 10 बजे से पहले कलेक्टर और पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है, जहां वो मनोज को अपनी आंखों से वो ताजमहल उस जंगल में प्रकट करते हुए देखते हैं। ओम झट से प्रकट हो जा स्वाहा। अब वो समझ गए कि जो चोरियां आगरा में हो रही थी वो सब वही कर रहा था। तुम्हें चोरियां करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जो चोरियां की हैं उसका भुगतान है ये मनोज। तभी वहां वो साधु बाबा प्रकट होते हैं। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस मंत्र का दुरुपयोग करने के लिए। अब तुम अपनी गलतियों का पश्चाताप करना जेल में रहकर। ये कहकर बाबा मंत्र पढ़कर ताजमहल को वापस अपनी जगह पहुंचा देते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। मनोज को पुलिस पकड़कर ले जाती है और ताजमहल एक बार फिर आगरा की शोभा बढ़ाने लगता है। कितना मजा आ रहा है ना? हाँ, और आज तो परीलोक का मौसम भी कितना सुहाना है। एक तो इतना अच्छा मौसम और ऊपर से आज तो माँ भी यहाँ नहीं है। आज तो जितना जी चाहे मस्ती कर सकते हैं हम। हाँ, पर शाम होने से पहले हमें वापस परी महल पहुंचना है। अगर माँ को पता चल गया कि हम सारा दिन बाहर थी तो वो बहुत नाराज होंगी। अरे तू चिंता क्यों करती है? मैं अपनी ये छड़ी घुमाऊंगी और पलक झपकते ही तुम दोनों के साथ परी महल उड़कर पहुंच जाऊंगी। वाह रागिनी, क्या बात कर दी। अरे मैंने कौन सा चुटकुला सुनाया जो तुम इतना हंस रही हो? चुटकुला ही तो है। हम दोनों को पता है तुमने अभी उड़ने या किसी को उड़ाने का जादू नहीं सीखा है। अब किसने कहा? अभी दिखाऊं तुम दोनों को उड़ाकर? हाँ हाँ दिखाओ ना, हम भी तो देखें जो जादू अब तक हमें नहीं आया वो तुम्हें कैसे आ गया। इसके बाद रागिनी ने फौरन अपनी छड़ी घुमाई और अपने जादू से अपनी दोनों बहनों कामिनी और मोहिनी को उड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और ये देखकर उसका चेहरा उतर गया, जबकि उसकी दोनों बहनें हंसती हुई बोली, अरे अरे अब बस कर रागिनी, इतनी देर से हम हवा में उड़ रहे हैं, अब हम थक गए हैं, हमें नीचे उतार दो ना। सच में उड़ने में तो बहुत मजा आया। उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो मेरा। देखना तुम दोनों, जब मैं माँ से ये वाला जादू खूब अच्छे से सीख लूंगी ना, तब तुम दोनों को हवा में उड़ाकर आसमान में ही लटका दूंगी। ये कहानी इन्हीं तीनों बहनों की है, रागिनी, कामिनी और मोहिनी, जो आपस बहनें थीं और असल में परीलोक की 3 राजकुमारियां थीं। तीनों बहनें खूब मस्तीखोर थीं। जब भी उनकी माँ यानी परीलोक की रानी किसी काम से बाहर जाती तो तीनों बहनें परी महल से निकलकर खूब मटर गश्ती करती। फिर उसी शाम रागिनी, अरे माँ आप आ गई, कितनी देर कर दी आपने? पता है माँ, हम तीनों ने सारा दिन आपका इंतजार किया कि कब आप आएंगे और हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? इतना कहते ही रानी परी ने अपनी आंखें बंद की और अपने जादू से उस बीते दिन को अच्छी तरह देखा। मैंने सब देख लिया कि तुम तीनों कैसे झूले में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी, वो भी सारा दिन। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ आप ये कैसे कर लेती हो? अरे पागल, माँ को कौन सा जादू नहीं आता? माँ हमें भी सिखाओ ना, हमें भी सारे जादू सीखने हैं। हाँ हमें चीजों को उड़ाना तो आता है पर खुद नहीं उड़ना आता। वो इसलिए क्योंकि तुम तीनों बहुत चंचल हो, जादू सीखने के लिए बहुत एकाग्र होना पड़ता है। चलो अब ये सब छोड़ो और खाना खाकर सो जाओ। कल तड़के सुबह ही मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे उड़कर कहीं भी पहुंचा जा सकता है। ठीक है? ठीक है माँ। जब वो तीनों सो रही थी तभी खिड़की के पास एक आदमी आया और बोला, सो गई महाराज, तीनों सो गई। इस परिलोक की सत्ता अपने हाथ में लेने का वक्त अब आ गया है। ये तीनों अब जाएंगे परिलोक से बाहर और रानी परी जाएगी जेल में और मैं और आप बैठेंगे परिलोक के सिंहासन पर। महाराज अनंत सिंह की जय हो, जय हो। ये है परिलोक का महामंत्री और रानी परी का सलाहकार अनंत सिंह, जो असल में बहुत ही दुष्ट था। अनंत सिंह सारे जादू जानता था और खुद परिलोक का राजा बनना चाहता था। उसने अपने जादू से रानी परी को बेड़ियों में कैद करके उनसे उनकी जादुई छड़ी भी छीन ली।
दुष्ट अनंत सिंह, तूने दिखा दी ना अपनी असलियत। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू क्या कर लेगी बुढ़िया? तेरी छड़ी तो मेरे पास है, तो अब तुझसे कोई जादू तो होगा नहीं। और रही बात तेरी बेटियों की, तो उन्हें भी ठिकाने लगा चुका हूँ मैं। रानी परी को लगा कि अनंत सिंह ने उसकी तीनों बेटियों को मार दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगी। उधर धरती पर जब तीनों राजकुमारियों की आंख खुली तब, अरे ये हम कहाँ आ गए? और ये हमारे कपड़ों को क्या हुआ? माँ कहाँ है और हमारा परी महल? लगता है ये धरती लोक है। माँ ने मुझे बताया था इस लोक के बारे में, पर हम यहाँ आए कैसे और अब वापस कैसे जाएंगे? चलो किसी को ढूंढते हैं और उससे मदद मांगते हैं। अनंत सिंह के जादू से तीनों राजकुमारियों के कपड़े एकदम सादे हो चुके थे और वो बहुत ही गरीब दिख रही थी। फिर एक झोपड़ी के बाहर रुककर रागिनी ने कहा, कोई है? हाँ मैं हूँ, पर तुम कौन हो बेटी? प्रणाम माँ जी, मेरा नाम रागिनी है और ये दोनों मेरी बहनें हैं, मोहिनी और कामिनी। हम तीनों, अब क्या हुआ बताओ? हम तीनों को बहुत भूख लगी है। हमारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अरे ऐसा क्यों कहती हो? वो ऊपर वाला है ना, वो सबका रखवाला है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। सरला की झोपड़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी। वो उस झोपड़ी में अपने 3 बेटों के साथ रहती थी, रमेश, महेश और कमलेश, जो कि लकड़हारे थे और स्वभाव से बहुत ही मेहनती और दयालु थे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन, अब मेरी उम्र हो गई। पता नहीं मुझे कब भगवान अपने पास बुला लें। तुम लोगों का भी तो कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों मेरे बेटों से शादी कर लो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। तीनों राजकुमारियों को इससे कोई ऐतराज नहीं था। जैसे ही तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा, अचानक एक तेज रोशनी हुई, जिसके साथ ही तीनों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ गईं और उन्हें उनकी जादुई शक्तियां भी वापस मिल गईं। ये सब देखकर सरला ने अपनी तीनों जादुई बहुओं के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तीनों तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। तुम तीनों को अपनी बहुओं के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। माँ जी, सुख तो हमें तब मिलेगा जब हम अपनी माँ को उस दुष्ट अनंत सिंह से आजाद करेंगी। हमें आज्ञा दीजिए, परिलोक जाकर सब कुछ ठीक करके आपके पास वापस आने की। सरला ने सिर हिलाकर तीनों राजकुमारियों को जाने की इजाजत दी। तीनों राजकुमारियों ने मिलकर अनंत सिंह का सामना किया और उसे हराकर परिलोक और रानी परी को आजाद करवाया। और फिर, कहाँ जा रही हो मेरी बच्चियों? अब मुझसे दूर मत जाओ। नहीं माँ, हमें जाना ही होगा, क्योंकि अब हमारी एक और माँ है और परिवार भी। क्योंकि अब हम आपकी नटखट बेटियां नहीं रही, बल्कि एक घर की जिम्मेदार बहुएं बन गई हैं। तो हमें हमारा कर्तव्य तो निभाना ही होगा ना। हाँ माँ, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम परिलोक से नाता तोड़कर जा रही हैं। ये परिलोक हमारा मायका है, जिसका साथ हमसे कभी नहीं छूटेगा।